बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, अभी पिछले दिनों अपने एक हिंदुस्तानी दोस्त से मैं बात कर रहा था, तो उसने कहा कि पाकिस्तान के लोग दो चीज़ों में बड़े ख़ुद कफ़ील हैं। एक तो फ़ास्ट बॉलर बड़े अच्छे आते हैं वहाँ से, दूसरे जो मज़ाहिया अदाकार हैं उनका मिज़ाज लाजवाब है। अब बात शुरू की जाए उमर शरीफ से लेकर मोइन अख्तर से लेकर और बेतहाशा लोगों से, कि इन लोगों ने मिज़ाह में एक ऐसा नाम पैदा किया कि आज उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बहुत बात हो रही है आजकल सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडियंस और स्टैंड अप कॉमेडी के हवाले से, लेकिन हम जानते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो पाकिस्तान में कोई 50 बरस से चल रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ फ़नकार स्टेज प्रोग्राम्स होते थे और लोग जाया करते थे। उमर शरीफ, मोइन अख्तर और उनकी एक पूरी टीम थी जो लोगों को जिन्होंने सिखाया, जिनको तरबियत दी और एक ऐसी टीम तैयार की कि जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। आज इस गुफ्तगू और इस तमहीद का मकसद ये है कि आज जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, 3 दहाइयों से वो इस स्टेज पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा मानूस हैं मुख्तलिफ़ जुमलों के हवालों से, मुख्तलिफ़ उनकी नज़में जो उन्होंने मिज़ाह के रंग में पेश की, मुख्तलिफ़ जो किरदार उन्होंने स्टेज पे निभाए। और ये वो दौर था कि टीवी ही सब कुछ हुआ करता था, लेकिन ये हमारे जो दोस्त हैं इन्होंने स्टेज को अपना जो है मरकज़ बनाया, मरकज़ निगाह बनाया और उसके साथ ये चले और अल्हम्दुलिल्लाह खूब ही खूब कामयाब हुए। हम देखते हैं कि उनका जो ड्रामा आया था हमसा हो तो सामने आए, वो पहला ड्रामा था। उसके बाद मुख्तलिफ़ ड्रामे करते रहे, ब्यूटी पार्लर हुआ, वलीमा तैयार है हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ़ ये ड्रामे करते रहे। दूल्हा 2002 में बहुत खूबसूरत इन्होंने किरदार अदा किया। फिर इनकी एक मशहूर जो चीज़ थी वो FM W11 थी, जिसने तहलका मचा दिया पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी, और हम सब उसका इंतज़ार करते थे कि कब उसकी कोई नई कैसेट आएगी, कोई नई उसके जो है वो CD आएगी, जिसको उस ज़माने में एल्बम कहा जाता था, वो आएगा। तो बहुत ज़्यादा काम माशाअल्लाह मिज़ाह से जुड़े रहे, लोगों को हंसाते रहे, हंसते रहे। आज हमारे दरमियान कराची से मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता मज़ाहिया अदाकार जनाब सलीम आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? नहीं वो अपने स्टाइल में ही सलाम करे भाई। वो अस्सलाम वालेकुम लालू खेत। वाह 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 वाह, ये आया ना मज़ा ज़रा, क्योंकि आपका तो अंदाज ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम लालू खेत। सलीम भाई कैसे हैं? बहुत खुशी हो रही है आपसे बातचीत करके। सर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, आपसे पिछले दिनों यहाँ मुलाकात हुई थी और उसके बाद बातचीत हो रही है। मैंने आपसे वादा किया था आपको लंदन बुलाऊंगा, देखा मैंने बुला लिया आपको। अच्छा, तो सलीम भाई यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। उमूमन हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि जो लताइफ़ उमूमन बना करते हैं, हमारी बहुत ही अच्छी अच्छी कौमियतें हैं, बहुत अच्छी बड़ा मुनफरिद मिजाज के लोग हैं, लेकिन उमूमन लतीफ़े बनते हैं पठान लोगों पे, जो सिख थे और मेमनों पे, हर एक पे बनते हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा बनते हैं और बहुत अच्छे और क्लासिकल लताइफ़ होते हैं। मैंने तो बहुत से पठानों को बड़े अच्छे लतीफ़े सुनाते देखा है। तो आप आफरीदी पठान, यानी कि पठानों की सबसे आला तरीन नस्ल के लोग, तो आप ये मिज़ाह की तरफ कहाँ निकल गए भाई? बात यह है कि हम तो सख्त पथरीले किस्म के लोग होते थे और हम आफरीदी नाम ये सिर्फ टर्कों पर और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट पर ही नजर आता था या किसी पहाड़ पर लिखा हुआ देखा जाता था। सही। लेकिन फिर हुआ ये कि जाहिर है हम वालिदा मेरी यूसुफ जई थी, वालिद आफरीदी थे। हमारा पूरा तीरा एक इलाका है, इलाका वो उस ये हम पैदावार हैं, लेकिन बहुत अरसा पहले हमारे परदादा से ऊपर के लोग वो हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे, हिंदुस्तान से फिर हम कराची आए। तो लेकिन आफरीदी तो नस्ल तो रहनी है, तो ये कॉमेडियंस में पहला नाम, और आफरीदी कोई शोबिज में कोई खेल में इस तरह कोई लगा नहीं था। तो इत्तेफाक ये देखिए कि 96 में मेरा एल्बम आया, ऑडियो कैसेट FMW अस्सलाम वालेकुम लालू खेत, तो और शाहिद आफरीदी भी उसी साल हिट हुआ। क्या बात है, वाह। लोगों ने एज ए कॉमेडियन ये नाम जब खेल में कबूल किया तो फिर मेरे कॉमेडी में भी ये नाम कबूल कर लिया, वरना पहले तो बड़ा सख्त किस्म का नाम होता था, शकील किस्म का, लेकिन अल्लाह है कि आज अच्छा, मिज़ाह के हवाले से देखा जाए, देखिए हमारे यहाँ देखिए आपस की बात है, कोई और तो सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, हम आपस में तो बात कर सकते हैं ना
कि अमूमन होता ये है कि बड़ा सख्ती थी, हमने जिस माहौल में आपने हम सब ने आंखें खोली, और वो बड़ा एक तंग नज़रिया सा हुआ करता था कि यार भाई पढ़ाई लिखाई करो, ये कॉमेडी शॉमेडी और स्टेज प्रोग्राम, ये किधर जा रहे हो तुम। तो ये मसाइल का सामना किया आपने भी? यार बेइंतहा, और मैं आपको मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या जतन नहीं की है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ शोबाजात में काम करता रहा, क्योंकि अपनी शनाख्त का मरहला दरपेश था। तो मैंने शायरी भी की, पेंटिंग भी की, गाने भी गाए, डांस भी किया। लेकिन एक खानदान के एक शो में मैंने जब स्टैंड अप कॉमेडी की, पहली दफा माइक पकड़ा जिंदगी में, तो वो जबरदस्त तजर्बा रहा। तो बात यह है कि बड़ी रुकावटें थी लाइफ वालिदैन की तरफ से कि और क्या कर रहे हो, ये क्या शोबा है, लोग क्या कहेंगे और क्या कुछ। तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की, मैंने अपना वर्क किया। आपको बताऊं, मैंने दुबई जाने के लिए, सऊदीया जाने के लिए इलेक्ट्रिक का काम भी सीखा, डिप्लोमा भी किया। अच्छा। और मेरे कज़न जो मुझे बुला रहे थे, जायद मेरे कज़न होते, तो उन्होंने कहा अरबी भी सीखो। तो मैंने कहा ये क्या क्या कुछ सीखूं मैं। तो फिर मैंने वो काम छोड़ के, एक टाइमिंग पैदाइशी थी, और तो मैं काम यहाँ करता रहा, अपनी मजदूरी अपने ठेके लेता रहा, घर वालों के खर्चे पूरे करता रहा, डबल डबल मेहनत की मुझे करनी पड़ी। अच्छा। रात को से घर आता तो घर की दीवार फलांग के मैं घर में अपने रूम तक जाता था, पूरी छत फलांग के सहन में उतरा। फिर रात को क्योंकि 2-2, 3, 4 बजे आना होता था, तो घर वालों से बुरा बुला सुनने से बेहतर ये था कि मैं छुप के अंदर जाके सो। लेकिन माँ ऐसी चीज है, वो जागती रहती है, थोड़ी देर बाद मेरे रूम में आके झांकती थी कि आ गया। क्या बात है। अच्छा, आपने जिस दौर में स्टेज प्रोग्राम्स और ड्रामों पे कदम रखा, स्टेज का ड्रामा आता था और इधर वो दुनिया भर में फैल जाता था, यानी कि वो दौर था, उमर शरीफ ने और दूसरे लोगों ने एक ऐसा मेयार बना लिया था कि हिंदुस्तान में इतनी डिमांड थी कि फ़िल्म को वो आप लोग पीछे छोड़ दिया करते थे। तो आप जब आए तो उस वक्त तक उमर शरीफ, ज़ाहिर है मोइन अख्तर ये नाम तो थे ही, लेकिन कुछ और आपके जो हम असर दोस्त थे, जैसे शकील सिद्दीकी थे या रऊफ़ लाला थे, ये लोग भी आ चुके थे, ऑल्दो के सिकंदर सनम शायद थोड़ा बाद में आए। तो आपको कैसा इनके साथ मिक्सअप होने में कैसा लगा? ये सब एकदम से सब ने आपको कबूल कर लिया या आपको इधर भी कुछ मुश्किलात का सामना रहा? नहीं, बेनता मुश्किलात। यहाँ तो सगा भाई अगर इस शोबे में है तो वो भी एक लिहाज से दुश्मनी होता है। अपनी शनाख्त यहाँ आने में बड़े मरहले रहे, लेकिन मैं बड़ा सब्र वाला आदमी हूँ। मैं बाकायदा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ और था, पता है कि फिर मेरी एजुकेशन कुछ और थी, दूसरों से मुख्तलिफ थी, खानदान दूसरों से मुख्तलिफ था। काम मांगना या किसी के आगे हाथ फैलाना या काम मांगना बड़ा एक अपने अंदर मायूब, अपने अंदर शर्मसारी होती थी। तो ये सब बड़ा मुश्किल मरहला था। लेकिन कुदरती बात यह कि उमर शरीफ भाई से हमारे फैमिली टर्म्स हो गए थे। उनकी वालदा ने मुझे बेटा बनाया हुआ था, एज ए जब इलेक्ट्रीशियन था, जब मैं कभी गया था उनके घर में काम करने, तो बड़ी अच्छी खातून लगी, कल्चर्ड सी हमारी, और उन्होंने बेटा, मेरे बेटे जैसे हो। मुझे उस वक्त पता भी नहीं था ये उमर शरीफ की वालदा हैं। अच्छा। लेकिन फिर 2-4 विजिट के बाद पता चला ये तो उमर शरीफ की वालदा हैं। वाह। तो फिर उन्होंने जो है उन्होंने आपको जो है एक चांस मतलब हुआ, फिर वहां से बातचीत हुई उमर शरीफ की वालदा से? जी 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 जी, तो ये हुई। अच्छा, तो यानी कि सलीम भाई, एक सलीम आफरीदी एक नॉर्मल सा नौजवान जो स्ट्रगल कर रहा था, भाग दौड़ करता था, लेकिन जिसका पैशन, जिसका शौक़ कुछ और था और पेशा कुछ और था। अपने उस पेशे और शौक़ की खातिर उसने बड़ी तकलीफ़ें भी सही, बड़ी परेशानियां सही, बड़े मसाइब का सामना किया, लेकिन अपनी कोशिश को जारी रखा, यानी कि अपने तौर पे चलता रहा। और उसने स्टेज की दुनिया को चुना जहां हर चीज़ लाइव होती है, यानी कि भरपूर तरीके से आपको सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है और उसी वक्त का जवाब भी मिल जाता है। जैसे शोरा के साथ होता है कि इधर शेर सुनाया और उधर दाद मिली या न मिली। तो इन दो सूरतों में जो है आपको खुद ही जज कर लेता है इंसान कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। उस मोड़ पे इन्होंने आके, उस ज़माने में जिस वक्त उमर शरीफ
मोइन अख्तर, रऊफ़ लाला, शकील सिद्दीकी जैसे लोगों का तोती बोला करता था कराची स्टेज पे, उस वक्त आकर इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया। बिल्कुल टोटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये बिल्कुल डिफरेंट रास्ते से, मुनफरिद रास्ते से आई है। और इन्होंने न सिर्फ मिज़ाह को स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाया, साबित किया, बल्कि इन्होंने एक और काम किया। और उन्होंने एक और काम क्या किया, इन्होंने उस वक्त एल्बम्स निकलते थे, इन्होंने एक रेडियो था, बड़ा मशहूर चैनल था, FM के नाम से वो आता था, इसको उन्होंने टर्न किया और इन्होंने कराची की सबसे मशहूर बस सर्विस जो है W11 उसके नाम से उसको जोड़ के एक नया मिज़ाहिया जो है वो एल्बम निकालना शुरू किया, जो जिसका नाम था FM W11, जिसमें ये मज़ेदार किस्म के चुटकुले और लताइफ और मुख्तलिफ स्किट्स जो कॉमेडी स्किट्स थे वो पेश किया करते थे। और फिर वो हमने सब ने देखा कि वो कराची में एक कोने से दूसरे कोने तक बजना शुरू हुआ। उसके बाद ये कराची से पेशावर तक बजना शुरू हुआ, बल्कि एक ड्रामे में इनसे कहा भी कि गया कि भाई अल्लाह का शुक्र है कराची से पेशावर तक बचता हूँ। तो ये बड़े फ़ख्र से इन्होंने इसका जवाब भी दिया। फिर इनका एक मखसूस जो अंदाज़ हुआ करता है अभी भी माशाअल्लाह, जिस तरह के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम लालू खेत, तो असल में अपने शहर की, अपने इलाके की नुमाइंदगी करना ये बड़े फ़ख्र की बात होती है। और ये इसको हम सब छोड़ते जा रहे हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने इलाक़ों से मोहब्बत करें, अपने इलाक़ों की आबियारी भी करें, और अगर मिज़ाह में कोई नाम पैदा कर रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, उसको ज़रूर प्रमोट करें। इस तरह के जो अहबाब होते हैं, ये आज मैं सोशल मीडिया के हवाले से डिस्कस पहले भी कर रहा था कि लोग बहुत बात करते हैं कि सोशल, अब स्टैंड अप कॉमेडियन फ़ला, स्टैंड अप कॉमेडियन फ़ला, स्टैंड अप कॉमेडियन फ़ला, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज जो स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ख़ासकर एक नया, बिल्कुल नया माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्दो कि वहाँ कुछ चीज़ों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ बातों पर आप कह सकते हैं कि शायद इसको इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं वो काम। लेकिन इन लोगों ने, हमारे सलीम आफरीदी ने, हमारे शकील सिद्दीकी ने, रऊफ़ लाला ने, उमर शरीफ भाई ने, मोइन अख्तर ने, जिस तरह एक नया माहौल क्रिएट किया था उस दौर में जब बहुत अदब नवाज हस्तियाँ हुआ करती थी और अदब को चला जाता था, इन्होंने आम माशरे से जुड़ी चीज़ों को स्टेज पे परफॉर्म किया। उससे क्या हुआ, उससे जो अट्रैक्शन बढ़ी लोगों में, ख़ासकर आम लोगों तक इनकी पहुंच बढ़ी, क्योंकि ये आम ज़बान इस्तेमाल करते थे। ये वो आम ज़बान थी जो लोगों के दिलों में घर कर जाती थी। तो मेरे साथ सलीम आफरीदी साहब भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। सलीम भाई, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी था, हमने मुख्तलिफ इशूज़ पर बात कर रहे थे। आपने बताया कि उमर शरीफ की वालदा जो थी उन्होंने आपको बेटा बनाया हुआ था, तो क्या वहीं से कुछ ज़रिया बना उमर शरीफ तक पहुँचने का? जी 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 वो एक बेसिक था। मुझे उमर शरीफ भाई की वालदा ने जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। वालदा बड़ा कहती थी, उनको पता लगा ये ड्रामे, मैं उन दिनों तरबियती छोटे ड्रामे करता था, वन डे प्लेज कहते थे उनको। अच्छा। तरबियती ड्रामे होते हैं। तो उमर भाई ने भी ऑफर की, उनकी वालदा बड़ा कहती थी कि उमर के साथ, उमर भाई से भी बहुत बोलती थी कि सलीम को काम कराना। तो मैं पता नहीं क्यों मना करता था। मैं कहता था कि मेरे अंदर पता नहीं गुण है नहीं है, मैं सिफारिश से अगर चला जाऊं, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर मैंने सीखा, बाकायदा सीखा। वन डे के तकरीबन 100 के करीब मैंने ड्रामे किए, उसमें 100 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए। अच्छा, वाह। मन जाऊं, क्योंकि उमर भाई के सामने काम करना, मोइन अख्तर भाई के सामने और बड़े बड़े फनकार थे। तो फिर मैंने वो पूरी उसकी रिसर्च किया, फिर ट्रेनिंग की, फिर अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा की। टाइमिंग अल्लाह का करम है, कुदरत की तरफ से थी। और वालिद साहब मेरे शायर भी होते थे और राइटर भी होते थे। अच्छा। लेकिन शौक के सतह पर तो आवाज जो मेरी है तो वो उनसे मैच भी करती थी। जो थिएटर के लिए ये वो आवाज, जो लाउडनेस थी मेरी, वो बड़ी परफेक्ट थी। तो मैंने 100 मुख्तलिफ ड्रामे किए। फिर उसके बाद एक दिन मैं उमर भाई के पास गया। उमर भाई ने कहा ये ड्रामा हम फला दिन से कर रहे हैं, तुम करोगे? मैंने कहा आज मैं आया इसीलिए हूँ। तो 3 साल मुस्तकिल मैंने मेहनत के बाद फिर उनके पास गया ड्रामा करने, और अल्लाह करम से वो ड्रामा किया। उमर भाई के बाप का रोल किया था मैंने। अच्छा, कौन सा ड्रामा था वो? मेरे ख्याल हमसा हो तो सामने आए तो बाद में किया आपने, उससे पहले कोई और ड्रामा किया था? जो पहला ड्रामा था वो वीडियो नहीं बनी, चाचा चाची आई कराची, गालमन उसका नाम नहीं, था। मैंने देखा है जनाब, चाचा चाची आई कराची, स्टेज पे जाके देखा है वो ड्रामा, जबरदस्त।
तो उसमें उमर भाई के वालिद की एक एंट्री थी, वो अच्छा। मैंने की थी। और फिर उसके बाद हमसा हो तो सामने आए। एक ये है नया तमाशा है, एक ऐसा ड्रामा था हाँ। जिसमें थ्रू आउट रोल था और बड़ा किरदार था। वो पहला बाकायदा तजर्बा था ऐसा हम्म। कि उमर भाई अच्छा ने। और अच्छा, ये देखने में आया है अमूमन कि जब आप, क्योंकि आपने जैसे यह नया तमाशा की बात की, वो बहुत मुनफरिद ड्रामा था, आज भी लोगों को याद होगा। या दूल्हा 2002 जो ड्रामा था, जिसमें आपने एक मासूम से नौजवान का किरदार अदा किया था और मासूमियत में बड़ी बड़ी बातें आप बोल जाया करते थे। तो ये क्या कैरेक्टर भी क्या ऐसा होता है? क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि आपने कैरेक्टर मुश्किल ही लिए ड्रामों में भी, हालांकि स्टेज ड्रामा था। बाकी लोग अपने आसान से जो जुमले थे रवायती बोल के चले जाते थे, लेकिन आप कैरेक्टर लेते थे, तो इसकी कोई खास वजह थी? एक तो मैं आपकी बारीक बीनी की दाद देता हूँ कि आपने ये पहले आदमी है जो इन्होंने इस तरह मेरी शनाख्त के साथ बात की। तो जी। वो जो 3 साल का पीरियड था जो जिसमें मैं सीखता रहा, मुख्तलिफ ड्रामे करता रहा, तो उसमें मैं कैरेक्टर करना चाहता था। यानी ये सब तो ओरिजिनल शक्ल सूरत के साथ कॉमेडी करते थे, तो लेकिन मैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में रह के काम करना चाहता था। तो कैरेक्टर उमर भाई दे देते थे कि भाई मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसका बेटा आ रहा है, और वो जनाब आएगा, रिश्ता मांगेगा, और वो शादी के सब चक्करों में आ रहे हैं, लेकिन मैं वो बेटा कैसा होगा ये मैं डिजाइन करता था। अच्छा। तो हाँ, तो फिर वो मुख्तलिफ तरह के, यानी मैंने बच्चे ही के रोल इस तरह के कोई 8-10 किए हैं मुख्तलिफ टाइप के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूर बनाओ, कहीं बावला बनाओ, कहीं कुछ बनाओ, कहीं हेड बनाओ, कहीं कुछ कर रहा हूँ। तो ये कैरेक्टराइजेशन जो है ना मैं खुद करता था। अब एक ड्रामे में था, गाँव से आ रहा है, तो मैंने रोदकी का रोल करना है, मैंने क्या पहनना है, गेटअप्स मेरे, और ये वो मैं डिजाइन करता था। तो अल्लाह का करम है, वो अलहदा ही एक निकल अच्छा, के आता। इस पे बात करते, जैसे सलीम भाई आपने एक ड्रामे में मुझे याद है ब्यूटी पार्लर में शायद आपने ये किया था कि आप आके अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, और वो स्टोरी जो है आप मतलब ऐसी जगह पे ले गए कि कुछ मतलब कहाँ से शुरू हुई, घोड़ा खुला और दरवाज़ा बंद हुआ और तलवार से जो है गोलियां चली। तो ये क्या चीज़ थी? ये बिल्कुल मतलब पहले कभी नहीं आई इस तरह की चीज़। इस तरह का एक छोटा सा कोई चुटकुला या कुछ इस तरह मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ। तो फिर मैंने पूरी कहानी डिजाइन की। वो बायो और आमला का वो मामला आखिर तक आ जाती है बात, वो चलते चलते वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और आप अच्छा, इस कहानी सुनाओ। जी, हेलो जी, आवाज़ आ रही है? मुझे आ रही है। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, मैं बीच में इंटरप्ट हो गया। अगर आप कहें तो वो स्टोरी प्लीज़ मुझे प्लीज़ याद है, प्लीज़, वो मैं सुनाऊं। चाहूँगा कि हमारे नाजरीन तक वो आपके भरपूर अंदाज में पहुँचे ज़रा। चले, अब वो आपका रिस्पांस भी चाहिए, और तमाम जो नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए हो सकता है यादें ताज़ा हो जाए। वो हम्म। ब्यूटी पार्लर तो बाद में किया था मैंने ड्रामा। हाँ। एक ड्रामा वो हो रहा था, मेरी वालदा का असल में इंतकाल हुआ चांद रात को, एक ईद पे। अल्लाह या आज से अल्लाह। 20 साल अच्छा। पहले की बात, मेरे ख्याल से 15-16 हो गए। तो रऊफ उस ड्रामे में मैं ईद पे ड्रामा नहीं कर सका, लेकिन तिवासी को तीजे के बाद मैंने वो ड्रामे में रोल किया। उन्होंने कहा अब क्या करोगे, मैंने कहा मैं आऊंगा, खाली ये स्टोरी सुनाऊंगा लाला के साथ मिलके, हम्म। रऊफ लाला के। तो फिर मैंने वो स्टोरी सुनाई, फिर वो बाद में वो कंफर्म हो गई, और लोग सारे आर्टिस्ट जितने फनकार होते थे रोजाना वो स्टोरी आके पीछे विंग से सुना करते थे। वो हम्म। एक अजूबा सा था। हम्म। वो मैंने पहले कैसेट में किया था। फिर वो स्टोरी है, एक गांव में एक गूंगा लड़का रहता है, हम्म। उसे पड़ोस गांव की बहरी लड़की से इश्क हो जाता है। वाह। गूंगे और बहरी में बड़ा प्यार, बड़ा इश्क। हम्म। गूंगा जब भी गाना गाता, बहरी उसे सुन के दौड़ी चली आती। हम्म। गूंगे की आवाज में इतना दर्द था कि बहरी के उसे सुनकर आंसू निकाल आते थे। वाह। अच्छा, बहरी, वो दोनों का इश्क खेतों में परवान चढ़ता रहा, और दुनिया की नजरों से छुप छुप कर खेतों में मिलते रहे। अच्छा, हम्म। बहरी का एक जगह अंधा होता है, अच्छा। वो एक इन दोनों को खेतों में प्यार मोहब्बत की बातें करते देख लेता है। अंधा। अच्छा। अंधा चचा जैसी दिखता है, बहरी भतीजी गूंगे से इश्क फरमा रही है खेतों में। हम्म। वो दौड़ता हुआ गांव में जाता है बहरी के माजूर बाप की तरफ। हम्म। बाप माजूर है बेचारी की, ट्रेन के हादसे में आधी आधी टांगे कटी हुई। ओ ठीक है, वो देखा है मैंने उस आदमी को। सही सही। माजूर बाप जब अपनी बच्ची का, एक बहरी बच्ची का एक किस्सा सुनता है, हम्म। गुस्से में खड़ा हो जाता है, घर के अंदर दौड़ता हुआ जाता है, घर से साइकिल निकाल के लाता है, बाहर आके मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, और फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, फिर लड़के और लड़की के पास खेतों में ले जाके कार को रोकता है, घोड़े से उतरता है, सुजुकी का दरवाजा बंद करता है।
भाईजान क्या हो गया? क्या? आपकी आंखों में खून उतरा हुआ, उधर बैठी, उधर गूंगा। वो माजूर हुआ, गुस्से में जेब से खंजर निकालता है, हाँ, फायर करता है। जैसे ही खंजर। फायर करता है, पिस्टल में से तीर निकलता है। अल्लाह। लड़का और लड़की खड़े हैं, हाँ, तीर सीधा कुत्ते के सीने में। हाँ, दोनों की चीख, उधर से पुलिस की मोबाइल आती है। हाँ। सारे पुलिस वाले एम्बुलेंस से उतरते हैं, तो लड़के और लड़की को बस में डालकर ठेले के जरिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ, हॉस्पिटल से करते हैं ट्रेन हाँ। सीधा एयरपोर्ट से पानी के जहाज में बिठा के हैदराबाद। अल्लाह अकबर, हैदराबाद पानी के जहाज जा रहे हैं, माशाल्लाह, वाह। हैदराबाद में गूंगे को उसका एक अंधा दोस्त मिलता है। हाँ। अंधा तो होता मगर वो गंजा भी होता है। उफ। नाक उसकी खानदान में कट चुकी है, हम्म। हाथ शुरू से नहीं है, टांगे तो पैदाइशी थी नहीं। अबे तो था क्या? पता नहीं, फ्रिज में 1.5 किलो गोश्त पड़ा होता है। ओह। 1 साल बाद, अब पता नहीं क्या था, 1 साल बाद उसके यहाँ लड़का होता है। अच्छा, मतलब बाकी सिस्टम सही था उसका। वो लड़का बड़ा होता है, वो डॉक्टर है मगर उसकी पंचर की दुकान है। वो से ले जाता है बादशाह की तरफ। बादशाह अपने पान के खोखे पे चूना लगा रहा। ओए। यहाँ के कहता है, लाला पागल हो जाता है, कहता है बस कर दे, मैं पागल हो गया। मैंने कहा नहीं, पागल हो लाला गया एक ना और जुमला भी बोलता है जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। मुझे तो याद है भाई सलीम भाई, माशाल्लाह क्या कहने, क्योंकि राइटर है आप, लिखते भी, यानी कि आप सिर्फ अदाकार नहीं हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि कॉमेडियंस के साथ ये सब चीज़ें डिमांड होती है उनके साथ, कि वो शायर भी होते हैं, वो अदीब भी होते हैं, वो सिंगर भी होते हैं, मौसीकार भी होते हैं, वो हर चीज़ होते हैं। अगर वो ना हो तो शायद वो कॉमेडी ना कर सके। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कॉमेडियन जो है वो मुख्तलिफ उसमें वैरायटीज होती हैं। अब वो बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़ के बात करता हूँ। आपने कभी शायद मेरे संजीदा कैरेक्टर्स नहीं देखे। हाँ, हैरत अंगेज बात है ये, बात वाकई बिल्कुल मैंने नहीं देखे शायद। मुकम्मल कॉमेडियन वही है जिसको ये सारी चीजें आती हो, फिर हंसाना भी आता है और रुलाना भी आता हो। नहीं, मैंने आपका एक किरदार देखा था, वो था महमूदाबाद की मलकाएं, एक जो ड्रामा आया था, उसमें आपने एक बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर किया था उसमें। वो उसमें एक बूढ़े बाप का रोल किया है, जिसकी जो जवान बच्चियां भी होती है, लेकिन ये शायर भी होता है। बड़ा मजाहिया सा रोल था। हाँ, वो बड़ा क्लास का रोल था वो। अच्छा, हम चलते हैं, जरा बात आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास अभी ब्रेक पे जाने से पहले कुछ वक्त है। FMW11 ये एक बॉम्ब ब्लास्ट था, धमाका था पाकिस्तान में, बिल्कुल एक नई चीज़ थी। W11 कराची की यानी कि मशहूर तरीन सर्विस, और FM उस ज़माने में आ गया था। अच्छा, हमारे पास 2 मिनट है तो मैं इस सवाल को आपसे कर लेता हूं और इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद आके लूँगा कि एक ऐसी चीज़ थी जो बिल्कुल नई चीज़ थी। ज़ाहिर है एक नए दौर में हम दाखिल हो रहे थे, वीडियो कैसेट्स का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन ऑडियो कैसेट और सीडीज़ आ रही थी, उसकी एक नई एल्बम्स आ रही थी, नया मुख्तलिफ चैनल्स आना शुरू हुए थे, नए डिशेज़ लगी थी और चैनल्स आ रहे थे दुनिया भर के। उस वक्त उस मुकाबले में आप खड़े हुए और आपने मार्केट में एक चीज़ फेंकी जिसका नाम था FMW11। दोस्तों, हमारे साथ सलीम आफरीदी साहब मौजूद हैं। हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, उनसे ब्रेक से आने के बाद उनसे ये ज़रूर सवाल पूछेंगे कि ये आइडिया उन्हें कहाँ से सूझा कि FM चैनल जो चलते हैं रेडियो के, उसके साथ जोड़ें बस को और FMW11 बनाई जाए, जिसके ज़रिए वो पूरे कराची में तो ज़ाहिर है मशहूर थे, पहले भी थे और पाकिस्तान भर में थे, लेकिन उस सर्विस को एक शोहरत मिली और उस सर्विस के ज़रिए न सिर्फ एक इनको शोहरत मिली बल्कि ये दुनिया भर में पहुँचे। क्योंकि ये कैसेट्स उस ज़माने में आते थे या सीडीज़ आती थी तो हाथों हाथ ली जाती थी, हर दफ़ा कुछ ना कुछ नई चीज़ होती थी। सोशल मीडिया, ज़ाहिर इंटरनेट इस तरह नहीं था कि लोगों तक यूट्यूब के ज़रिए दूसरे ज़रिए से ये चीज़ पहुंच जाए, तो लोग एक दूसरे से हाथों हाथ लिया करते थे। मार्केट में जैसे जाती थी ये सीडी जो है वो गायब हो जाया करती थी, इसलिए कि लोग इंतज़ार में रहते थे और इसमें बहुत मुख्तलिफ रंग था इनका। मैं हमेशा से इस बात का कहता हूँ कि सलीम भाई से जब भी आप गुफ्तगू करें, मेरी इनसे इत्तफ़ाक़न मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ़ अदबी तकरीबात के दौरान, या एक मैं इनका स्टेज ड्रामा जो पिछले दिनों हुआ था कराची में, वो मैं इनके साथ देखने भी गया था, पिछले साल की बात है, लेकिन उमूमन हुई और वहाँ मैंने इनको बहुत मुनफरिद पाया है। बड़े अच्छे अंदाज में ये अपनी बात भी कहते हैं और दूसरे की बात सुनते भी हैं और दूसरे की बात कहने का हुनर भी जानते हैं। तो दोस्तों, एक छोटे से हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे दरमियान सलीम आफरीदी साहब मौजूद हैं। बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, इनसे कुछ और चीज़ें भी सुनेंगे यकीनन, जैसे कि फरमाइशें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और जानेंगे
इस भरपूर इंसान को कि इसने ज़िंदगी में क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। में तो लोग माने नहीं, फिर मैंने कहा नहीं यार ये नाम यही, क्योंकि W11 में जितने और रिकॉर्डिंग्स बजती हैं, गाने चलते हैं और ये वो, तो वो एक स्किट एक गाना चलता था। तो फिर कंपनी के मालिक ने मान लिया, कहते हैं सलीम भाई जो कह रहे हैं, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था, तो उसने कहा था, वो मेरी पहली कैसेट थी, उससे पहले मुझे बड़ी ऑफर्स हुई मुख्तलिफ फनकारों के साथ, लेकिन वो सब मैंने रिफ्यूज कर दी। मैंने मना कर दिया, मैं अपनी एल्बम लाऊंगा इंशाल्लाह, कभी मौका मिला तो। फिर मुझे ऑफर हुई तो मैंने ये नाम रखा, और फिर वो जो एल्बम, वो उसका सारा माहौल ही चेंज कर दिया। जो एल्बम हमारे दूसरे साथी कॉमेडियंस करते थे, तो मेरी तो परवरिश ऑडियो सुनने के दौरान ही हुई है, समझ लो। तो मैंने इंट्रो जो दिया, और फिर जो अल्लाह ने आवाज और सारी मेरी क्वालिटीज उसमें निकल के आई, तो वो पता ही चला परफेक्ट तरीन वो एल्बम रहा। और वो मुसलसल, पहले मेरा इरादा था 11 एल्बम करूंगा, 11 कैसेट करूंगा, फिर वो 11 साल मुसलसल मैंने, माशाल्लाह 11 साल आपने वो FM 11 W11 जो है उसको आपने काम किया उस पर। 2006 से लेकर 96 से लेकर 2007 तक। माशाल्लाह, ज़ाहिर है फिर दौर बदल गया, फिर मुख्तलिफ तरफ निकल गए। अच्छा, मैं एक ड्रामे का थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा। ड्रामा था वलीमा तैयार है गालिबन, और उसमें आपके साथ सिकंदर सनम थे, शकील सिद्दीकी थे, उमर शरीफ भाई थे, और आपके चौथे भाई जो थे उनका मुझे नाम शायद याद नहीं है, उनका एक थे गोलू से जो अपने ऊपर छिड़क के आग लगाया करते थे। बहरहाल आपके साथ 3 अफराद बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं, सिकंदर सनम, रऊफ़ लाला, शकील सिद्दीकी। क्या कहेंगे इन तीनों के बारे में एक एक जुमले में? एक जुमले में नहीं, ये सब माशाल्लाह मास्टर कॉपी हैं। होता यह है कि उमर शरीफ भाई के हिट होने के बाद बकरा किस्तों और उस तरह के, या मोइन अख्तर के बाद हजारों तरह के कॉमेडियंस आए, एक्टर्स आए, लेकिन उनमें से हम ये 3 4 5 छांट के निकले। तो यानी ऐसे ऐसे छटते गए, फिर हम 3 4 5, तो इन सब की अलग अलग क्वालिटीज थी। तो शकील की बड़ा अजीब कमजोर सा एक आदमी था जिसकी वाह वाह हिट हो गई, और रऊफ लाला मोटा था, सिकंदर सनम एक आम सी शक्ल का आदमी था जो उसकी आवाज भी बड़ी ब्राइट थी। तो ये सब की वैरायटीज है। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि उमर भाई के ड्रामे में, उमर भाई के अलावा अगर उनके बाद वाले ग्रुप में मुझे मजा आता था तो इन तीनों आर्टिस्टों के साथ ही आता है। बाकी स्टेज में होते हैं और जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन हमारी टाइमिंग इस कदर मैच कर गई कि हमें जो कंपटीशन होता था, अल्लाह का करम कि मैं जब ड्रामे जी 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 मेरे ख्याल है कुछ थोड़ा सा आवाज़ का, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि जो आपके आपस में जो टाइमिंग्स होती थी, ये ड्रामे गवाह हैं क्योंकि तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं, वो सब वीडियोस मौजूद हैं, आप सब भी देख सकते हैं कि वो ऐसी टाइमिंग्स होती थी कि वो टाइमिंग्स पे हम हंसते थे। किसी ने एक जुमला बोला और दूसरे ने फ़ौरन उसका जवाब दिया, और उस तू में और जवाब में जो है बड़ा लुत्फ़ है। जी सलीम भाई, क्या कह रहे थे आप? टाइमिंग के हवाले से मुझे इनके साथ मजा आता है, इनकी हमारी टाइमिंग मैच, केमिस्ट्री मैच कर गई थी। और इसके अलावा फिर मैं और छोटे जूनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ इतनी केमिस्ट्री नहीं है, तो मजा इन्हीं के साथ आता है। ये सब अपने अपने टाइप के मुनफरिद एक्टर हैं, और हम सब एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि उमर भाई के स्कूल से निकले हुए सारे वहीं से, हाँ उसी स्कूल के हैं सारे। अच्छा, उमर भाई बड़ा क्राइटेरिया सख्त होता है उनका, आपने बिल्कुल सही कहा कि हज़ारों लोग आए, लेकिन आप 4-5 लोग ही सामने नज़र आते हैं, अदरवाइज नहीं आए लोग। और उन्होंने आपके साथ ही काम करना भी पसंद किया, आप 4-5 के साथ। जी जी जी, हमारी तरबियत की उमर भाई के साथ हम काम करके इस कदर मकसद ये कि तैयार हो गए थे कि हमें एक रिहर्सल होती थी ड्रामे की। एक रिहर्सल में क्या ड्रामा याद करना, ड्रामे से चांद रात को उमर भाई बता रहे हैं सबको, कैरेक्टर ये करना है, तुमने ये करना है, ये करना है। और उसके बाद हम रात को होमवर्क करते थे, अपना अपना होमवर्क करके आते थे, और फिर वो ड्रामा स्टेज होता था। और सारी कुछ याद नहीं है किसी को, सब अपने अपने कैरेक्टर, उमर भाई वही जवाब दे रहे हैं, वही सवाल हो रहे हैं। एक स्टोरी डिजाइन की भी होती थी उमर भाई ने, और कुछ कैरेक्टर थोड़े थोड़े बनाए हुए होते थे। तो वो ये हम सब स्टेज पर लाइव करते थे ड्रामा।
नहीं बिल्कुल, वो तो लाइव होता है आपका। तो यही तो कमाल, मैंने अभी कहा ना कि कमाल यही था कि आप यानी कि उमर भाई ने एक जगह जुमला कहा भी था ना कि पब्लिक की आंख में आंख डालकर आप बात करते हैं और डरते नहीं हैं, और आप लोग जिस वक्त गोलियां चल रही हैं वो आप लोग अपना काम कर रहे हैं और बड़े काम है। लेकिन अगर ड्रामा तैयार नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ एक वन लाइन बनी हुई है, तो उस पे 2.5-3 घंटे का ड्रामा करना, ये एक कमाल उमर भाई से हमने सीखा। और जी अच्छा सलीम भाई, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, देखते हैं कौन और कहां से हमारे साथ हैं और क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अभी आपके मेहमान को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी पीटीवी में एज ए हीरो मैंने काम किया, तो मुझे आपकी बातों से मुझे आया ड्रामों के बारे में आप बात कर रहे थे, और उमर शरीफ के साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है लाहौर में। अच्छा एनीवे, आपने एक तो बात की थी कि लाहौर के ड्रामों की एक वक्त था, मैं आपको बताता चलूं, जब पीटीवी की लाइनें के बाहर बड़ी बड़ी कितारें लगी हुआ करती थी, और उसके अंदर जाना पीटीवी के बड़ा मुश्किल था। और एक सच्ची कामयाबी इतनी, आप उमर शरीफ ने मुझे बताया जब वो वापस आए इंडिया से, कि कहते हैं कि इरफान आपके ड्रामे जो हैं वो इंडिया में बड़े पसंद किए जाते हैं, नंबर वन। उसकी वजह ये थी कि एक तो हमारी सच्ची कहानियां थी, और हमने ये स्क्रिप्ट बकायदा जो लिखे जाते थे, ड्रामा जो होता था वो एक, जैसे आपने कहा, वो एक अच्छी बात थी, उसमें एक मैसेज था, और इस वजह से हमारे ड्रामे जो हैं वो बड़े कामयाब थे। अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो गया है कि इंडिया ने वेस्ट को कॉपी किया और इंडिया को हमने कॉपी करना शुरू कर दिया, नंबर एक तो ये बात। और दूसरी, अलहमरा में मैं थोड़ा सा मेरा वक्त गुजरा, तो फरदौस जमाल और दूसरे एक्टर्स उस वक्त हम इकट्ठे बैठा करते थे। एक वक्त था जब अलहमरा में ये जुगबाजी का जो रुझान अब आया है। नहीं, आपने बहुत सही कहा इरफान भाई, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हुआ ये। जी मैं जरा कंप्लीट करूं भाईजान, फिर आप कीजिएगा। तो हम बैठा करते थे वहां। खैर मैं तो बाद लेट थोड़ा सा मैंने एज ए ड्रामों में काम किया, लेकिन उमर वो फरदौस जमाल वगैरह और दूसरे वो सीनियर थे। एक वक्त था कि अमानुल्लाह साहब, और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और दूसरे जो लोग थे, इनकी एंट्री बैन थी अलहमरा में, क्योंकि वो जुगबाजी वहां पे इजाजत नहीं थी अलहमरा में, क्योंकि उधर एक मयार था, एक स्टैंडर्ड था। अब जो है स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर गए। आप देखें, आप तो फैमिली के साथ ड्रामा देख ही नहीं सकते, ये जो आप बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो बड़ी यादें थी मेरी भी एज ए एक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ भी रही, और अभी काफी मैंने वहां से हमने सीखा, और तलफ्फुज़ को वहां से हमने लर्न किया। अब तो बस बड़ा अफसोस होता है जब ये स्टैंडर्ड्स मयार गिर गए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा इरफान भाई, बदलता है। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। अब ये इसको रिस्पॉन्ड करें सलीम भाई आप। ये एक बड़ा मसला है कि मयार का कोई मयार है भी कि नहीं स्टेज ड्रामे का, और अगर है तो वो क्या हो रहा है। मतलब हम जुगतबाजी को एक तरफ रखते हैं, हम कराची ड्रामे की बात करते हैं, कराची स्टेज की, कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी तो यही हो रहा है। बात यह है कि जब एक वो ड्रामे जो फिरदौस जमाल और जो क्लासिक ये खेलों की बात कर रहे हैं, वो होते थे लाहौर में भी, फ्लैटीज में होते थे, अलहमरा में होते थे, यहाँ भी हमारे यहाँ लाल किले से लालू खेत और बेशुमार इस तरह के ड्रामे होते थे। आदम जी वो एक मुख्तलिफ तरह के ड्रामे होते थे, शेक्सपियर के भी ड्रामे होते थे, आगा अशर के भी, और इस तरह के ड्रामे होते थे। लेकिन फिर उसके बाद उमर भाई का दौर आया, मोइन अख्तर भाई करते थे, फिर उमर भाई का दौर, फिर वो अवामी एक कॉमेडी का एक दौर आया। तो उस कॉमेडी को भी एक उस दौर में बदतमीजी कहा करते थे, लेकिन ऑडियंस उस पर टूट पड़ती थी। वो जो रश लेता था उमर शरीफ का ड्रामा, तो फिर उमर शरीफ का टाइप काम आ गया। अब उमर भाई में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था, फिर उसके बाद हम 2 4 6 लोग आए, लेकिन उसके बाद और बहुत सारे लोग आए। फिर लाहौर में एक ऐसा दौर आया कि जुगतबाज और भांड मिरासियों का जो काम था, अमानुल्लाह एक लीजेंड आदमी, सुहेल अहमद, लेकिन जब अमानुल्लाह और सुहेल अहमद के हाथ से काम निकला, तो फिर जो निचले दर्जे के भांड मिरासी टाइप आर्टिस्ट आए और बड़े जाहिल टाइप के, और फिर डांसर्स आ गई, डांसर्स आई। तो जब डांस आता है, जब बदतमीजी का ही मुकाबला होना होता है, तो फिर आखिरी बदतमीज जीतेगा ना, तो डांस जीत गए।
हाँ, नरगिस सही आई, बात कही। हाँ, तो फिर यहाँ वो उसी की नकल थोड़ी सी यहाँ कराची में भी आर्टिस्ट ने जुगतबाजी करनी शुरू की, तो वो हाँ, बदतमीजी का आंसर जो है कराची में नहीं पसंद किया जाता, लेकिन वो फिर वो डांसर्स आई हम्म। और फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं आया। फिर हमारे अच्छा, जो हमारी ये एक मसला है। जैसे आपने कहा, आप लोगों की तैयारी की, उमर शरीफ ने, मोइन अख्तर ने, सब कुछ हुआ, फिर आपके हाथ में ज़मामे कार आई, तो आपसे क्या हुआ? आप लोगों से हाथ से क्या निकल गया मामला, या आप ट्रेन नहीं कर सके, अगली नस्ल को तरबियत नहीं हो पाई, क्या हुआ ये? टेक्निकल बड़ी साइड हमने बड़ी स्ट्रगल की। हम्म, हुआ ये कि कराची के हम पैदावार हैं, हम्म। और कराची के आप हालात जानते हैं पिछले 20-25 जी, सालों में ये बात तो सही है। के माशी हालात और समाजी हालात, हंगामे, और जो मार कुटाई और जो कर्फ्यू और जो तोड़ फोड़, और आर्ट्स काउंसिल एक ही ऑडिटोरियम, हुकूमती सतह पे भी कोई इलाकाई सतह पे मुख्तलिफ जोन में ऑडिटोरियम बनाने चाहिए थे ताकि लोगों को घर तोड़ से तोड़ के आगे शॉपिंग प्लाजा बना दीजिए ना, और आपके जो स्टेज पे ये ऑडिटोरियम थे, तोड़ के प्लाजा बन गए वहां तो हमारा अपना जाती सर्वाइवल मुश्किल हो गया कि हमें अपना घर चलाने के लिए, अपना थिएटर करने के लिए किस तरीके से प्रोड्यूसर्स कम होते चले गए, क्योंकि ड्रामों में नुकसान होना शुरू हो गया। तो जब एक इंडस्ट्री जवाल पजीर हो, माशरा जवाल पजीर हो, तो उसमें आर्ट या फनकार कहाँ से क्रिएशन करेगा और कहाँ से वो वैरायटी आएगी। तो इस तरह वो सब रुक गया, क्योंकि हमें जो जैसे टैलेंटेड लोग, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया, तो फिर बाकी जो हमारे पीछे लौट आनी थी वो भी बस लोग फौरी कामयाबी चाहते हैं। लोगों ये ने बात सीखा, सही है। मैंने सीखा। आप मेरे अंदर जो वेरिएशन देखते हैं, तो मैंने बड़ा सब्र किया। उमर भाई की तरफ से ऑफर थी, जाहिर है उनका फैमिली फ्रेंड था मैं, लेकिन मैंने 3 साल मुसलसल उमर भाई को ना करने, यानी उमर भाई मुझे कहते थे, मुझे कुछ आर्टिस्ट देखते थे, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, ये सब, यानी मैं नहीं जाता था, ये लोग चले गए, क्या वो सलीम को तो ऑफर करते हैं, आप मुझे हमें क्यों नहीं कर रहे होते। लेकिन मैंने सीखा, वेरिएशन सीखी ना, फिर मैंने काम, मुझे पता है कि मैंने अगर वक्ती काम करना है तो ठीक है, लेकिन मैंने कौम की तरबियत भी करनी है। हर आइटम में आप देखेंगे मेरे, बिल्कुल मैसेज है आपके यहाँ, हर तरफ मैसेज आता है, बिल्कुल कौम को मैसेज जाता है। ये इरफान भाई आए थे, इनकी शान में तारीफ करूंगा। आप देखें इसमें मैसेज ढूंढे इस आइटम में। फिल्म वजूद में नाना पाटेकर ने माधुरी की शान में की थी, जो प्लीज, जरूर 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 जरूर। इरफान भाई लाइव आए थे, उनकी शान में तारीफ करूंगा कि कैसे बताऊं इरफान भाई कि तुम मेरे कौन हो, कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो, वाल्स की आइसक्रीम हो, पोलका की कौन हो, कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम पुराने ढीठ हो, एक बहुत बड़ी फटीक हो, तुम औरंगी तुम ही हो मेरी नागिन चौरंगी, लियारी की तुम गंध हो, किमाड़ी का तुम बंद हो, मनौड़ा की तुम ठंड हो, तुम खारा दर मीठा दर, तुम ही मेरे लिए गोली मार हो, तुम ही मेरी धोती और शलवार हो, मेरा नानक वाड़ा तुम, मेरा पटेल पाड़ा तुम, मेरा चाकी वाड़ा हो तुम, मेरा भैंसों का पहाड़ा हो तुम, दो का पहाड़ा हो तुम, गुजरवाला का अखाड़ा हो तुम, और अपनी ही शलवार का नाड़ा हो तुम, और तुम मूसा जट लैंड में तुम, रणछोड़ लैंड में तुम, जैकब लैंड में, और तुम पता नहीं किस लैंड में, और मेरी जिन तुम, मेरी विस्की तुम, मेरी शीवाल रिगल, मेरी कुप्पी तुम, तो मेरे हैदराबाद की बम्बाट हो, और तुम ही चेवड़ा, तुम ही नुक्तेदाने, तुम ही हलवा सौन हो, तुम ही गुटका, तुम ही मेनपुरी, तुम ही मिक्स पत्ती का पान हो, कैसे बताओ इरफान भाई कि तुम मेरे कौन हो। वाह वाह। आप देखते हो तुम लड़कियों को यूरोप का कहते हो तुम, लंबी लंबी छोड़ते हो तुम, हमेशा और तुम हो सर्दियों का बुखार तुम, शिकारपुर का अचार तुम, पिशावर की नस्वार तुम, सवाद का मेवा हो तुम, खानपुर का खोया हो तुम, मुल्तान का हलवा हो तुम, मटियारी का मावा हो तुम, भावलपुर का दूध हो, लाड़काना का अमरूद हो, ठट्टा की रबड़ी हो, टिंडो आदम की ककड़ी हो, मेरे लिए पड़ी हुई लकड़ी हो, हाथ हो जो कभी वक्त पे नहीं मिलती वो परवाज हो, जो हमेशा शॉर्ट रहती है वो प्याज हो, और महंगाई के इस दौर में 100 रुपए की नियाज हो। और इसी शायरी में आगे चलकर आजकल के हालात के हवाले से पूरी नौजवान नस्ल के लिए मैंने कहा था कि मैं रोक तबस्सुम कहूँ, मैं टोक तबस्सुम कहूँ, मैं काट तबस्सुम कहूँ, मैं भौंक तबस्सुम कहूँ, तुम्ही मेरा कल थे, तुम्ही मेरे आज हो, तुम्ही मार्शल्ला, तुम्ही जमहूरियत, तुम्ही गवर्नर राज हो, मेरी टीटी तुम, मेरा मावदर तुम, मेरा रिपीटर तुम, मेरा रॉकेट लॉन्चर तुम ही मेरी कलशनकोफ हो, तुम ही मेरी सोच हो, मेरे पाँव की मोच हो, कोयटा वाली कोच हो, और वेस्पा में तुम, रक्शे में तुम, टैक्सी में तुम, मजदा में तुम, ट्रक में तुम, ट्राले में तुम, मेरी हुंडा 50 तुम, मेरी 70 तुम, लाहौर का तांगा हो तुम, सखर की सुजुकी हो तुम, और क्या बताओ मेरी जान तुम, सब मेरे लिए क्या हो, अरे तुम तो पूरा पाकिस्तान हो, कराची की जान हो, और पूरे दुनिया भर में मेरे वतन की पहचान। क्या बात है,
क्या बात है। इरफान भाई को इससे अच्छा मैं समझता हूँ आप तोहफा नहीं दे सकते थे जो आज आपने दिया। अच्छा, मैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने पेश की, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं जल्दी जल्दी कुछ फरमाइशें दोहरा दूँ। एक आपने जो राहत इंदौरी के हवाले से कुछ पैरोडीज़ की थी, वो बहुत अच्छा शायराना टच था, वो मैं चाहूँगा ज़रूर अगर आप हमारे नाजरीन और सामीन तक पहुँचाएँ तो। वो मैं मेरा यूट्यूब चैनल है जी, उस पे मैं वो पैरोडी मुख्तलिफ स्टैंड अप कॉमेडी की है, वो पैरोडी भी की है मैंने, जॉन एलिया की राहत इंदौरी की, राहत तंदूरी के नाम से। अच्छा, अल्लाह बहुत बड़े शायर थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन। और बहुत क्लासिकल एक शायरी को एक माशी तौर पर जिस तरह मजबूत किया उन्होंने एज ए शायर, जितनी पेमेंट उनकी थी और जिस तरह वो कमाते थे, तो हमारे शायरों में अल्लाह करे हर शायर इसी तरह वो आमीन आमीन भाई आमीन, हम तो आमीन कहेंगे इस पे और मकबूल हो सके। तो उनके बड़े मुख्तलिफ शेर थे, किसने दस्तक दी है दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, इसकी पैरोडी के मैंने की थी। हाँ। किसने दस्तक दी है घर पर कौन है, किस दस्तक दी है घर पर कौन है, शौहर तो बाहर है ये अंदर कौन है। ये एक पैरोडी थी। और मुख्तलिफ तरह की जॉन एलिया की मैंने बड़ी, क्या बात है, जॉन भाई का तो जरूर करें जनाब। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम, भाई वो एक उनके कथा है वो बड़ा मशहूर था, तो भाई मेरा नाम क्यों नहीं लेती। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती। वाह। और HRW, LOL, TC, ये सब क्या, तुम पूरा जुमला क्यों नहीं कहती। वाह। तो ये इस तरह की कोई शायरी है। हाँ। और एक नशा है कोई पत्ती का पान थोड़ी है, और इस तरह की कोई शायरी थी, वो मुझे फिलहाल इसलिए नहीं कोई नहीं, वो हम दोबारा आपसे सुनेंगे। अच्छा, थोड़ा सा चलते चलते मैं कुछ एक दो चीज़ें और पूछना चाहूँ। आप हिंदुस्तान भी गए, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी का किंग कौन, आपने 2-3 प्रोग्राम्स किए, बहुत मांग है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ पाकिस्तानी मिजाज या फनकारों की बहुत मांग है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होते ये सब, हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसे इवेंट होते, हम क्यों नहीं सजाते, हमें वहीं क्यों जाना पड़ता है। बात ये है कि हमारे एक तो कॉमेडियंस को वो वैल्यू नहीं दी गई। अब पंजाब में ये है कि पंजाबी जो कॉमेडियन है हमारे, वो एक यानी मुख्तलिफ चैनल्स पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो आफ्ताब इकबाल को क्रेडिट देना पड़ेगा। और जो हिंदुस्तान में जो कॉमेडी हो रही है उसका सारा क्रेडिट सिद्धू को देना पड़ेगा, जिसने हंस कर, और वो उसका जो डायरेक्टर था पंकज, असल में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है और कॉमेडियंस को इस तरह लिया नहीं है। अगर वो कोई वन मैन शो कर रहा है तो वो अपना मेकअप, अपने कपड़े, अपनी ड्रेसिंग, अपने स्टेज पे, जिया मोइनुद्दीन साहब के एक दौर में मोइन अख्तर भाई वो सब कर रहे होते थे, वो सब करके आते थे, लेकिन उस इदारे ने ग्रूम किया आर्टिस्टों को वहाँ इंडिया में। हमारे भी जो कॉमेडियंस गए, काले पीले एले मेले, उनको साफ, उनको ड्रेस दिया, उनको वो ड्रेस दिए, 40-50 हज़ार का सूट बनाया, उनको फैशल कराया, उनके हेयर स्टाइल बनाया, उनको सूटेड बूटेड करके एक बहुत बड़े स्टेज पर उनको पेश किया सजा बना के। तो वजह यह है कि उन्होंने इतना खर्चा क्यों किया कि उनका खर्चा निकल आता है। सही बात। हम इतने बड़े बजट का कोई काम कर नहीं सकते हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पहले। सलीम भाई, आपने बहुत सही बात कही। मेरे पास वक्त की किल्लत है, बिल्कुल हम जाने वाले, आखिर बस मेरे पास 50 सेकंड रह गए हैं। क्या कहेंगे मज़ाहिया इस दौर के हवाले से जो चल रहा है, लोगों को कोई खुशी का कोई पैगाम देना चाहेंगे। क्या हो रिया है, ये क्या हो रिया है, आजकल जो भी कुछ हो कम हो रिया है, केबल की वजह से सब कुछ उल्टा हो रिया है, सास बहू से पिट रही है, ससुर खुश हो रिया है, बीवी काम पे जा रही है, मियाँ सो रिया है, लड़कियां तेजाब फेंक रही है, लड़कों का अदालत में बयान हो रिया है, अमीरों के ऐश हो रहे हैं, गरीब बेहोश हो रिया है, शराब खुलेआम, उधर नलकों में पानी कम हो रिया है, अमेरिका में क्रिसमस पे सस्ताई, हमारे यहाँ रमजान महंगा हो रिया है, और दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमारे यहाँ आज भी ईद के चांद पे झगड़ा हो रिया है। क्या हो रिया है, क्या हो रिया है। वाह 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 वाह, क्या कहने सलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए, आपने 4 चांद लगा दिए हमारी इस महफिल में। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मज़ाहिया फ़नकार या अदाकार की ख़ुसूसियत यही होती है कि वो अंदर से चाहे कितना ही दुखी हो, वो लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। उसकी एक आरज़ू होती है कि उसके एक जुमले पर कोई सामने वाला है वो हंस दे। तो
तो यही तो असल में सबसे अहम चीज़ थी कि हम लोगों को हंसाने की कोशिश करें। इस माहौल में आज दुनिया परेशानी का, मसाइब का शिकार है, ख़ासकर पिछले 1 साल से 8-10 महीने से जो सूरत हाल है, इसमें हम देख रहे हैं कि हम सब डरे सहमे परेशान बैठे हैं। तो आज हमने कोशिश की कि एक ऐसे फ़नकार को आपसे बुलाया जाए जो आपको कुछ ना कुछ हंसा सके, और आखिर तक वो हमें हंसाते चले गए, कुछ मैसेज दे के गए। बड़ा खूबसूरत उन्होंने मैसेज दिया कि जो कुछ हो रहा है इसको बदलना चाहिए। तो दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।